चलिए आइए हम लोग शुरू कर रहे हैं कक्षा 10th का BTC। ठीक है, सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली चैप्टर का नाम है। इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर 2 है। ठीक है, राजनीतिक शास्त्र है। ठीक है, राजनीतिक, ये लोकतांत्रिक राजनीतिक। ठीक है, लोकतांत्रिक राजनीतिक ये बुक है। इस बुक का चैप्टर नंबर 2 और किताब है BTC। ठीक है, और चैप्टर का नाम है सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे जो ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को शुरू करेंगे और फिर ऑब्जेक्टिव के बाद जो है हम लोग अति लघु करेंगे, फिर अति लघु के बाद लघु और फिर उसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न। सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनना है। पहला क्वेश्चन क्या है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे नहीं लगा हुआ है कि इनमें से कौन एक संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो संघ राज्य की विशेषता होती है कि उसमें एक लिखित संविधान होता है। ठीक है, उसमें शक्तियों का विभाजन भी होता है, उसमें एक सर्वोच्च न्यायपालिका भी होती है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायपालिका भी होती है, लेकिन इकहरी शासन व्यवस्था ये नहीं होती। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ग। ठीक है, इकहरी शासन व्यवस्था, किसी भी संघ राज्य की ये विशेषता नहीं होती है। तो ऑप्शन ग सही होगा इसका। ठीक है, अगला सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। संघ सरकार का उदाहरण है। तो संघ सरकार का उदाहरण कौन है? हम लोग पढ़े हुए थे, वहाँ पे हम लोग देखे हुए थे। अमेरिका में एक ऐसी सरकार चलती है जो संघ सरकार का उदाहरण है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? यहाँ पे हम लोग देखे हुए थे कि जो हम लोग का शक्तियों का बंटवारा है संविधान के द्वारा 3 भागों में किया गया था। एक को बोले थे संघीय सूची। ठीक है, जिसमें केंद्र सरकार कानून बनाती है। ठीक है, दूसरा देखे थे राज्य सूची, राज्य सूची जिसमें राज्य सरकार कानून बनाती है, राज्य सरकार कानून बनाती है। और तीसरा हम लोग देखे हुए थे समवर्ती सूची, याद है? समवर्ती सूची जिसमें कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों के पास होती है। यानी कि केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी इसके ऊपर कानून बना सकती हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ख, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। भारत में जो है संघ और राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसमें से हम लोग को चुनना है, जो कथन सही होगा उस कथन को हम लोग टिक करेंगे सही आंसर। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सत्ता में साझेदारी सही है। क्यों सही है सत्ता में साझेदारी? क्या ऑप्शन क, यह विविधता को अपने में समेटे रहती है? बिल्कुल नहीं। दूसरा, देश की एकता को कमज़ोर करती है? ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ग, फैसले लेने में देरी करते हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक है, सत्ता में साझेदारी का मेन मकसद क्या होता है कि हमारे देश के या किसी भी देश के भीतर जो अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं उन लोगों के बीच में टकराव कम किया जा सके, यानी कि उनके बीच में झगड़ा कम हो और सब लोग साथ में मिल करके पूरे देश को चलाए और एक अच्छी ऊंचाई की तरफ ले करके बढ़ें। यही क्या होता है? सत्ता में साझेदारी का सही मतलब होता है। तो इसमें क्या टिक करेंगे हम लोग सही आंसर? तो सही आंसर इसका घ टिक करेंगे। विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती हैं। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल है। इसमें भी 2 ऑप्शन दिए हुए हैं।
क्या क सही है या ख सही है? इसमें हम लोग देखते हैं कि क में क्या दिया हुआ है कि संघीय व्यवस्था केंद्र सरकार की शक्ति को सीमित करती है, और ख में दिया हुआ है संघवाद इस बात की व्यवस्था करता है कि उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले लोगों में आपसी सौहार्द एवं विश्वास रहेगा। ठीक है, उन्हें इस बात का भय नहीं रहेगा कि एक की भाषा, संस्कृति और धर्म को दूसरे के ऊपर लाद दी जाएगी। ठीक है, तो संघवाद में लोकतंत्र के अनुकूल कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन ख सही है। ठीक है, जिसमें क्या हो जाएगा, सारे लोग एक साथ आपसी सौहार्द और विश्वास के साथ रहेंगे और किसी को भी अपना भाषा, संस्कृति, धर्म चुनने का पूरा अधिकार होगा। ठीक है, बल्कि उसके ऊपर ज़बरदस्ती थोपा नहीं जाएगा, लादा नहीं जाएगा, स्वतंत्र है अपनी भाषा, संस्कृति, धर्म चुनने के लिए। तो 2 का ऑप्शन ख सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे स्थानीय स्वशासन के पक्ष में कुछ तर्क दिए गए हैं, इन्हें आप वरीयता के क्रम से सजाएं। ठीक है, तो इसको जब आप पढ़ेंगे तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आएगा आपको थर्ड नंबर को पहले रखेंगे सबसे पहले, जिसमें क्या होगा, आम जनता के लिए अपने प्रदेश के अथवा अपने प्रदेश के अथवा राष्ट्रीय विधायिका के जनप्रतिनिधियों से संपर्क कर पाना मुश्किल होता है। इसको पहले पॉइंट पे हम लोग रखेंगे। ठीक है, फिर दूसरे पॉइंट पे किसको रखेंगे? तो ये जो सेकेंड नंबर पे हैं, स्थानीय लोग अपने इलाके की ज़रूरत, समस्याओं और प्राथमिकताओं को जानते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पे किसको रखेंगे? तो फर्स्ट नंबर वाले को, सरकार स्थानीय लोगों को शामिल कर अपनी योजनाएं कम खर्च में पूरी कर सकती हैं। और सबसे लास्ट में किसको रखेंगे? ये 4 नंबर को। ठीक है, स्थानीय जनता द्वारा बनाई योजना सरकारी अधिकारियों द्वारा बताई योजना में ज़्यादा स्वीकृत होती है। तो इसमें क्या रखेंगे? सबसे पहले थर्ड नंबर को लिखेंगे, फिर किसको लिखेंगे? सेकेंड नंबर को लिखेंगे, फिर किसको लिखेंगे? फर्स्ट नंबर को, और सबसे लास्ट में 4 नंबर को। इस तरह से हम लोग सजाते हुए चलेंगे। ठीक है, और इसका आंसर कंप्लीट होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ राज्य का अर्थ बताएं। ठीक है, ये आ चुके हैं हम लोग अति लघु के पास। ठीक है, अति लघु का पहला क्वेश्चन है ये कि संघ राज्य का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों को लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे जब कई सारे स्वतंत्र एवं संप्रभु राज्य, ठीक है, आपस में मिलकर सामान्य संप्रभु को स्वीकार करते हैं। मतलब क्या हुआ कि सब अलग अलग देश हैं, लेकिन सब देशों ने मिल करके ये विचार किया कि हम लोग एक साथ रहेंगे और इसके लिए जो है एक संप्रभु को स्वीकार किए कि हम सारे लोग एक साथ ही रहेंगे। और उस स्थिति में क्या करते हैं? तब जा कर के एक संघीय राज्य का गठन किया जाता है। ठीक है, इसमें राज्यों की स्वतंत्रता या पहचान की भावना प्रबल होती है। मतलब उसमें जो एक एक देश होंगे वो देश ज़्यादा शक्तिशाली होंगे किसके तुलना में? तो ये जो पूरा संघीय राज्य बना है, इस संघीय राज्य के तुलना में उसमें से एक एक देश वो ज़्यादा शक्तिशाली होंगे। ठीक है, जैसे इसके एग्जाम्पल हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, ये सब संघ राज्य के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, देखते हैं अति लघु का। ठीक है,
सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि संघीय शासन की 2 विशेषताएं बताएं। हमने यहाँ पे 3 विशेषताएं रखे हैं, आपने इसमें से कोई 2 विशेषता लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे? तो संघीय शासन की 2 विशेषताएं निम्न हैं या निम्नलिखित हैं। पहला, सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। ठीक है, दूसरा क्या लिखेंगे कि सत्ता का संविधान द्वारा स्पष्ट बंटवारा होता है। और तीसरा क्या लिखेंगे? एक सर्वोच्च न्यायालय के जगह पे आप लिखेंगे न्यायपालिका। न्यायपालिका ये ज़्यादा बढ़िया लगेगा, न्यायालय की जगह पे इस एक सर्वोच्च न्यायपालिका होती है। देखिए, इसमें विकेंद्रीकरण का मतलब क्या हो गया? सत्ता का विकेंद्रीकरण का मतलब कि एक ही जगह से सत्ता नहीं चलेगी, मतलब सत्ता एक आदमी के हाथ में ना हो करके अलग अलग हाथों में रहेगी। हम लोग पढ़े हुए हैं, जिसमें से क्या होते हैं? विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका होती है, ये सारी चीज़ें पढ़े हैं। दूसरा क्या है? माफ़ कीजिएगा, कॉल आ गया था। चलिए, क्या देख रहे थे? सत्ता का संविधान द्वारा स्पष्ट बंटवारा, मतलब इसका कहने का मतलब है कि जो सत्ता का बंटवारा होगा ना, कानूनी रूप से एक लिखित संविधान के भीतर किसको कितने अधिकार मिलेंगे, ये अधिकार इसमें पहले से ही लिखा होगा, बटा होगा। ठीक है, ताकि दोनों के बीच में कभी झगड़ा ना हो। ठीक है, और तीसरा, इसमें एक सर्वोच्च न्यायपालिका भी होती है, जिसका काम होता है कि उन लोगों के बीच में कभी अगर झगड़ा हो तो उस झगड़ा को सुलझाने का कार्य करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी भूमिकाएं होती हैं न्यायपालिका की। ठीक है, तो एक संघीय शासन की इसमें से कोई भी 2 आप लिख सकते हैं इन तीनों में से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? ये भी अति लघु का है। ठीक है, तो सत्ता की साझेदारी से तात्पर्य देश में विद्यमान, ठीक है, विद्यमान समुदायों को शासन में सहभागी बनाने से है। एक वैध शासन वही होता है जिसमें सभी व्यक्ति अपनी भागीदारी से शासन व्यवस्था से जुड़ता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही मात्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें ताकत जनता के हाथों में होती है और राजनीतिक शक्तियों में साझेदार भी बनाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कहने का? इसका मतलब ये हुआ कि सत्ता में साझेदारी से मतलब है कि देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी लिंग के हो, किसी भी समुदाय के हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जाति, लिंग या किसी भी समुदाय से हो। ठीक है, या धर्म कह सकते हैं, इन सभी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सबको किसी न किसी रूप में सत्ता में साझेदार बनाना ही क्या कहलाता है? सत्ता की साझेदारी। और ये कहाँ होती है? तो केवल और केवल लोकतंत्र में ही संभव है। इसके अलावा और किसी भी सत्ता में या सत्ता की व्यवस्था में ये संभव नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है? ठीक है, चलिए इसको कैसे लिखेंगे? तो देश में जब जाति, धर्म, लिंग, रंग, भाषा इत्यादि के आधार पर उचित पहचान या भागीदारी मिलती है उसमें रहने वाले, किसी भी देश में रहने वाले लोगों को, तब उसी को क्या कहते हैं हम लोग? साझेदारी कहते हैं। ठीक है, लेकिन जब ये सब नहीं मिलती तब उनके बीच एक असंतोष एवं टकराव जैसी स्थिति उत्पन्न होती है और उससे सामाजिक विभाजन, राजनैतिक अस्थिरता, सांस्कृतिक टकराव तथा आर्थिक गतिरोध जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। इससे
किसी भी देश की अखंडता एवं एकता छिन्न हो जाती है और विकास पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर सत्ता में साझेदारी नहीं लोगे, नहीं रखोगे, तो फिर जो पिछड़े वर्ग रहेंगे, चाहे वो जाति के आधार पर रहे, लिंग के आधार पे या भाषा के आधार पे या धर्म के आधार पे, किसी भी आधार पे रहे, रंग के आधार पे रहे, क्या हो जाएगा, वो हमेशा पिछड़ते चले जाएंगे और एक टाइम ऐसे आ जाएगा जो पिछड़े और अगड़े दोनों के बीच में एक युद्ध के जैसे, ठीक है, टकराव के जैसे असंतोष की भावना लोगों के मन में फैलेंगी। इससे झगड़ा जैसे बढ़ेगा वैसे हमारे देश की अखंडता पे पड़ेगी, हमारा देश टूटेगा, बिखरेगा, हमारी एकता ख़त्म हो जाएगी, छिन्न हो जाएगी और हमारे देश का विकास भी क्या हो जाएगा, वहीं पे रुक जाएगा। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, सत्ता में सभी को साझेदार बनाना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं। किस तरह से सत्ता में साझेदारी होते हैं उस तरीके को लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सत्ता के साझेदारी के अलग अलग तरीके निम्नलिखित हैं। पहला तरीका क्या है इसका, पहला तरीका है जो हम लोग देखे हैं कि सरकार के विभिन्न अंग जैसे कि कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका के बीच साझेदारी। ये पहली साझेदारी है जो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच में रहते, तीनों मिलजुल कर काम करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होगा, दूसरा सरकार के विभिन्न स्तरों, जैसे कि हम लोग देखते हैं हमारे देश के भीतर भारत की बात करेंगे तो यहाँ पे एक केंद्र सरकार होती है, एक राज्य सरकार होती है और एक स्थानीय स्वशासन वाली भी सरकार होती है, जिसमें हम लोग पंचायत, ग्राम पंचायत वगैरह, ठीक है, नगर पंचायत वगैरह, ठीक है, नगर पालिका, इन सारों की बात करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरह से सत्ता में क्या होते हैं, साझेदार। ठीक है, और तीसरा तरीका क्या है कि धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, समुदाय के आधार पे, ठीक है, या और भी किसी आधार पर विभिन्न सामुदायिक लोग जब एक साथ मिल करके कोई समूह बनाते हैं या दबाव समूह बनाते हैं, जैसे कि किसान लोग हो गए, मिल करके अपना एक समूह बना लिए, मज़दूर लोग मिल करके अपना एक संघ बना लिए, महिलाएं लोग मिल करके अपना एक संघ बना लिए, तो इस तरह के विभिन्न सारे समूह या दबाव समूह, ये सब भी सत्ता में साझेदारी करते हैं, वो भी हमारे समाज, हमारे देश के होते हैं। और इस तरह से हम लोग तीन तरह से लोकतंत्र में, ठीक है, हम लोग सत्ता में साझेदारी करते हैं। ठीक है।